हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं कुमार सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस डिजिटल लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लासपीडिया में। साथियों, दोस्तों, मैं आज की क्लास में आपके सामने लेकर के हाजिर हूं जनरल साइंस केमिस्ट्री कैटेगरी से हमारा ये एक नया चैप्टर है, अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। क्षार को भस्म के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है वो आपकी आने वाली एग्जाम में, जो भी आपकी फोर्थ कमिंग एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स में आपकी जो क्वेश्चंस आएंगे पेपर में केमिस्ट्री में से, इसमें से भी एक न एक प्रश्न निश्चित तौर पर आएगा। और ये जो टॉपिक है वो छोटे लेवल के एग्जाम से लेकर के बड़े लेवल के एग्जाम, इवन आपकी पीसीएस, यूपी पीसीएससी, आरएएस, जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, जिन्हें हम सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हैं, उन सभी एग्जाम्स में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स में आता रहता है। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये केमिस्ट्री का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस, साल्ट। क्षार को एक अन्य नाम भस्म के नाम से भी जाना जाता है, तो क्षार को एक अन्य नाम भस्म के नाम से भी इसे जानते हैं। तो क्षार कह लीजिए या भस्म, नाम सुनोगा आपने, स्वर्ण भस्म, है ना। स्वर्ण भस्म जो वो आती है, च्यवनप्राश जो आता है, उस च्यवनप्राश में कि हिमानी सोना चांदी च्यवनप्राश, तो क्या उस हिमानी सोना चांदी च्यवनप्राश में सोना चांदी आता है क्या? धातु अवस्था में, मेटेलिक फॉर्मेट में आता है क्या? नहीं। उसमें जो सोना चांदी आएगा वो आपका भस्म अर्थात राख अवस्था में आता है, जिसे हम क्षार के नाम से भी जानते हैं। वो एसिड नहीं होता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल होंगे, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो क्षार होंगे, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो आपके लवण होंगे। और जब आपस में इनकी क्रिया करवाई जाएगी तो इनसे नए उत्पाद बनते हैं। जैसे अम्ल की जल के साथ में क्रिया करवाएंगे, क्षार की, लवण की पानी के साथ में उसको गैस गर्म करेंगे तो कुछ नए पदार्थ बनेंगे। जैसा आपका वो खाने का सोडा, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, है ना, बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल किस में होता है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है ना, कास्टिक सोडा, साबुन बनाने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। कुछ इस तरीके के प्रश्न इस टॉपिक में से आते रहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आज की इस क्लास में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। अम्ल, क्षार और लवण ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने आपको बताया कि क्षार को भस्म के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं, है ना। इसे हम भस्म के नाम से भी जानते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अम्ल और क्षार, एसिड और बेस। तो ये जो अम्ल और क्षार है, इस अम्ल और क्षार का जो निर्धारण है वो जिसके आधार पर होता है वो होता है एक आपका लिटमस पेपर होता है। और लिटमस पेपर के आधार पर ही एक बनाया गया था हमारा पीएच स्केल। तो पीएच स्केल पैमाना है उसको मापने का, और पीएच स्केल बना होता है लिटमस पेपर से। किससे बना होता है? आपका लिटमस पेपर से, ठीक है। तो लिटमस पेपर से ये बना होता है। लिटमस पेपर में दो प्रकार के हमारे लिटमस पेपर है मुख्य तौर पर, लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर, जिन्हें हम लिटमस पत्र के नाम से भी जानते हैं हिंदी में ना, पेपर इंग्लिश में बोलते हैं। लिटमस पेपर जो होता है, उस लिटमस पेपर के आधार पर ही आप किसी भी विलयन का, उसकी अम्लता और क्षारीयता का निर्धारण करते हैं कि ये विलयन अम्ल है या क्षार है, या फिर वो लवण है, या ये उदासीन है। दो रंगों में हमारे पास लिटमस पेपर उपलब्ध होता है, लाल और नीला। अब उसमें नीला लिटमस पेपर अगर लाल रंग में बदल जाए, या लाल लिटमस पेपर नीले रंग में बदल जाए, या फिर वो हरे रंग में प्राप्त हो, तो वो अम्ल होगा, क्षार होगा, वो लवण, वो हम आगे की इसी क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो लिटमस पेपर जो होता है उसके आधार पर हम किसी भी अम्ल और क्षार के या उदासीन विलयन का निर्धारण करते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे। होता है क्या, पीएच स्केल क्या होता है। अम्ल की अगर हम बात करें तो देखो, इनमें अम्ल, क्षार और लवण में एक तो हम इनको पहचानते हैं स्वाद के आधार पे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हमारे दैनिक जीवन में, हमारी जो डेली जो लाइफ है उसमें दैनिक जीवन में बहुत सारे अम्लों का हम प्रयोग करते हैं।
बहुत सारे क्षार का हम प्रयोग करते हैं, बहुत सारे हम लवण का उपयोग करते हैं। जैसे लवण में तो एक सबसे अच्छा उदाहरण है जो हमारे रसोई में मौजूद होता ही है, नमक, है ना, सॉल्ट जो होता है। तो जो आपका साधारण नमक होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड, ये आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका लवण का। सिमिलरली आपके काफ़ी ऐसे दैनिक जीवन में आपकी रसोई में, किचन में होते हैं अम्ल एसिड, जैसे आपका सिरके में जो अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल, विनेगर के नाम से जिसे हम जानते हैं वो होता है। उसके अलावा कुछ ऐसे क्षार होते हैं हमारे, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जिससे हम साबुन बनाते हैं। तो ये हमारे दैनिक जीवन में, डेली रूटीन लाइफ में काम में आने वाले ऐसे कुछ पदार्थ हैं, ऐसे अम्ल और क्षार हैं जिनके बारे में हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अम्ल की। एसिड, अम्ल, एसिड के नाम से जिसे जाना जाता है, अम्ल जिसे हम कहते हैं। तो अम्ल या जो एसिड होता है, आप अम्ल और क्षार को कैसे पहचानेंगे? देखो 3-4 तरीके हैं इसको, अम्ल, क्षार और लवण को पहचानने के 3-4 तरीके हैं। अम्ल हो, क्षार हो या लवण हो। अम्ल जो होंगे वो स्वाद में, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं भैया? खट्टे होते हैं। जो चीज आपको खट्टी महसूस हो, अम्ल। एसिड कोई सा भी हो उसका टेस्ट आपका खट्टा होगा। एसिड कोई सा भी हो उसका टेस्ट कैसा होगा भाई? खट्टा होगा। अम्ल का स्वाद खट्टा होगा। जबकि जो क्षार होते हैं, जो क्षार होते हैं, उन क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और जो लवण होते हैं, सॉल्ट के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, वो स्वाद में नमकीन होते हैं, नमक के जैसे नमकीन होते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे, क्षार स्वाद में कड़वे और लवण स्वाद में कैसे होते हैं? नमकीन होते हैं। खाइए ना नमकीन आपने, भुजिया नमकीन, मिक्सर नमकीन, है ना। तो ये नाम से पता चल रहा है नमकीन, तो उनमें नमक होता है। तो वो सॉल्ट का एक अच्छा है। आप कोई सा भी नमक खाइए, चाहे आप साधारण नमक खाइए, आप काला नमक का इस्तेमाल कीजिए या आप सेंधे नमक का इस्तेमाल कीजिए, ये सब आपको कैसे मिलेंगे स्वाद में? सॉल्टी टाइप के ना, नमकीन टाइप के आपको ये दिखाई देंगे, नमकीन। ठीक है। तो एक तो सब तीनों को पहचानने का एक ये तरीका हो गया, सबसे पहला तरीका अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और लवण जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? नमकीन होते हैं। कैसे होते हैं भाई? नमकीन होते हैं। अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है। चलिए, दूसरा हमारा तरीका है, ये तो हो ही गया। अब बात आती है लिटमस पेपर के आधार पे। लिटमस पेपर, अम्ल क्या होता है? अम्ल, किसी अम्लीय विलयन में जब हम नीला लिटमस पेपर डुबोते हैं, कौन सा? नीला। तो जब हम उसमें नीला लिटमस पेपर डुबोएंगे तो वो नीला लिटमस पेपर अगर हो जाता है लाल, कैसा? लाल हो जाता है। जब किसी विलयन में नीले लिटमस पत्र को डुबोया जाता है और वो लिटमस पेपर कैसा हो जाए? लाल हो जाए। कैसा हो जाए? कैसा हो जाए? लाल हो जाए। और जब वो लिटमस पेपर आपका लाल हो जाए तो वो कहलाता है साथियों अम्ल। तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? अम्लीय विलयन के नाम से जाना जाएगा। ठीक। क्षार को पहचानने का तरीका, यदि किसी लिटमस विलयन में आपने लाल लिटमस पेपर डाला, कैसा डाला? लाल। लाल लिटमस पेपर डालने पर वो हो जाता है नीला। जब लाल, ऐसा विलयन जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे? नीला कर दे, तो उसे कहते हैं हम क्षार। तो ऐसा विलयन कहलाएगा हमारा क्षारीय विलयन कहलाएगा। तो उसे हम क्षार या भस्म के नाम से जानते हैं। क्षार कहेंगे आप उसे या भस्म कहेंगे। क्लियर है? तो दो तरीके हो गए अम्ल, क्षार, लवण को पहचानने के। अम्ल स्वाद में खट्टे, क्षार स्वाद में कड़वे, जबकि लवण स्वाद में कैसे होते हैं? नमकीन। अम्ल
नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल, क्षार और लवण। दो तरीके हो गए पहचानने के। अब हम आते हैं तीसरे तरीके पर। तीसरा हमारा जो तरीका है अम्ल, क्षार, लवण को पहचानने का, वो अकॉर्डिंग टू जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू, जो पीएच मान है उसके आधार पर, पीएच मान के आधार पर हम अम्ल, क्षार, लवण का निर्धारण करेंगे या उदासीन विलयन का। देखो जो पीएच स्केल होता है, क्या होता है? पीएच स्केल, पीएच पैमाना, उस पीएच स्केल पर मार्किंग रहती है पीएच वैल्यू की 0 से लेकर के 14 तक का क्या रहता है? अंकन रहता है। 0 से लेकर के 14 तक की क्या रहती है? मार्किंग रहती है। और पीएच स्केल क्या है? एक लिटमस पेपर ही है, अलग अलग रंग का लिटमस पेपर होता है। क्या होता है? लिटमस पेपर होता है पीएच स्केल। दिखाएं, देखना चाहेंगे आप पीएच स्केल कैसा होता है? देखा आपने? चलिए, ये इस तरीके का होता है पीएच स्केल आपका। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक हमारा पीएच स्केल होता है। लीजिए, आप पहली बार देखेंगे, इससे हम पीएच स्केल के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड पीएच स्केल। ठीक है भाई, ये पीएच स्केल होता है। इस पे जो हमारी मार्किंग रहती है वो 0 से लेकर के और 14 तक की मार्किंग होती है, अर्थात इस पे जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 14। तो इसकी जो रेंज हो गई पीएच स्केल की, वो रेंज होती है परास 0 से 14, 0 to 14। ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में, पीएच स्केल पर जो वैल्यू होती है उसकी जो रेंज होती है, या जो पीएच स्केल का जो अंकन होता है वो किस से किसके बीच में होता है? 0 से 14 के बीच में। अब आप इस पीएच स्केल में आप देख रहे हैं कि इस पर मार्किंग है 0 से लेकर के 14, और इसमें आपको रंग मिलेंगे, लाल से लेकर के हल्का लाल होता जाएगा, पीला होता जाएगा, यहां हरा हो जाएगा, हरे से फिर ये नीला नीला नीला, और फिर ये आपका वॉलेट कलर हो जाएगा, है ना, बैंगनी रंग हो जाएगा। हो गया। तो पीएच स्केल में क्या होते हैं? मुख्य कलर दो ही होते हैं, मुख्य कलर दो होते हैं, लाल और नीला। लाल और नीला ये आपका पीएच स्केल का उदाहरण है। अब जो जिसकी मार्किंग ये रहती है, देखो यहां से हम देखते हैं बीचों बीच में से 7 से, ठीक है, 7 से यहां से हमने इसको बांट दिया। 0 से 7 के बीच जब पीएच वैल्यू होती है किसी भी विलयन की, किसी पदार्थ का पीएच मान, आगे हम पढ़ने वाले पीएच स्केल की खोज किसने की, पीएच वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मापन जो होता है वो पीएच स्केल कहलाता है। जिस किसी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होगी उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही अधिक होगी। तो वो H+ आयन, फिर एक होते हैं आपके हाइड्रोक्सिल आयन, OH- आयन। तो एक तो होते हैं आपके H+ आयन, है ना, और एक होते हैं आपके OH- आयन। ये दो आयन होते हैं पीएच स्केल से इनका निर्धारण होता है। H+ आयन को हाइड्रोजन आयन कहा जाता है और OH- आयन को हाइड्रोक्सिल आयन के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न बनता है एग्जाम में, आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप पीएच स्केल को समझ लीजिए। तो पीएच स्केल एक आपका लिटमस पेपर होता है जिसपे 0 से 14 तक के अंकन होते हैं, और वह मुख्य तौर पर लाल और नीले रंग में होता है। बाकी ये सारे रंग बदलते रहते हैं विलयन के आधार पर। मुख्य रंग लाल और नीला होता है। ठीक है, ओके। जब आपका किसी भी विलयन का पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू जो है वो 0 से होती है 7 के बीच में। कितनी? 0 से लेकर के 7 के बीच में। तो 0 से लेकर के 7 के बीच में जिस भी पदार्थ का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होगा, मान लीजिए किसी का 3 है, किसी का 3.5 है, किसी का 6 है, किसी का 2.5 है, तो इस रेंज में आने वाले सभी पदार्थ हमारे कहलाते हैं साथियों अम्ल। क्या कहलाते हैं भाई? अम्ल के नाम से जाने जाते हैं। जिन पदार्थों का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है, मतलब 0 से अधिक और 7 से कम होता है,
वो पदार्थ हमारे कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं भाई? एसिड के नाम से हम उन्हें जानते हैं, अम्ल कहते हैं। क्लियर है मामला अम्ल का? बताइए, अम्ल क्लियर है ना? एसिड कहलाते हैं वो हमारे अम्ल कहलाते हैं, और जिनका पीएच मान 7 से लेकर के 14 के बीच में होता है वो हमारे कहलाते हैं क्षार। क्षार या भस्म के नाम से जिन्हें जाता है। किनको जाना जाएगा भाई क्षार के नाम से? जिनका पीएच मान 0 से 14 के बीच में हो, सॉरी 8 से 14 के बीच में, 7 से 14, 8 से 14 नहीं, 7 से 14। जिनका पीएच मान 7 से अधिक और 14 से कम हो, 14 से कम हो, ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 14, these type of material या these type of substances are known as base और alkaline। तो उस टाइप के मटेरियल, वो पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से अधिक परंतु 14 से कम हो, वो हमारे क्षार या एल्कलाइन के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है? दो बात क्लियर होगी। जिनका पीएच मान 0 से 7 के बीच हो, अर्थात 7 से कम हो, वो क्या कहलाएंगे? हमारे अम्ल कहलाएंगे। और जिनका पीएच मान 7 से 14 के बीच में हो, वो हमारे पदार्थ सब्सटेंस जो होते हैं, उन सब्सटेंस को हम क्षार या एल्कलाइन के नाम से जाना जाता है। तो फिर एक और आता है उदासीन, न्यूट्रल। ठीक है, जिसका पीएच मान बिल्कुल 7 हो, एग्जैक्ट वैल्यू 7 हो, तो जिसका पीएच मान 7 होता है वो हमारा कहलाता है उदासीन। क्या कहलाता है? उदासीन। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा वर्षा जल। वर्षा का जो जल होता है, प्रश्न आता रहता है एग्जाम में, वर्षा जल जिसे आशुद्ध जल का मतलब शुद्ध जल या आपका प्योर वाटर भी कहा जाता है। वर्षा जल जो कि एक आशुद्ध जल है, इसका पीएच मान कितना होता है साथियों? तो इसका पीएच मान होगा दोस्तों 7 होगा, बिल्कुल एकदम 7। तो वह पदार्थ जिसका पीएच मान 7 हो, वह पदार्थ जिसका पीएच मान 7 हो, उसे हम उदासीन के नाम से जानते हैं, न्यूट्रल। इसे हम क्या कहेंगे भैया? उदासीन कहेंगे। मतलब ना तो ये अम्ल है और ना ही ये क्षार है। ना ये अम्ल है अर्थात ना तो इसमें अम्ल के गुण है, ना इसमें क्षार के गुण है। ये बिल्कुल कैसा है? न्यूट्रल है, उदासीन विलयन है। ठीक। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल उदासीन विलयन का वर्षा का जल, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। वर्षा जल या आशुद्ध जल या पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर के नाम से जिसे जानते हैं, क्या कहते हैं? ड्रिंकिंग वाटर। एसएससी के एग्जाम में आया क्वेश्चन, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर का पीएच मान कितना होता है, जिसका कई बार हिंदी में नाम आ जाता है आशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आशुद्ध जल में से कौन सा है? वर्षा का जल कैसा होता है? आपका आशुद्ध जल होता है। उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होती है 7 होती है। और जिस भी विलयन का, जिस भी पदार्थ का पीएच मान 7 होगा, उसे हम उदासीन विलयन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो अम्ल क्षार को आपका पहचानने का जो तीसरा तरीका है वो है पीएच वैल्यू के आधार पे। पीएच वैल्यू के आधार पे आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा एसिडिक है या इसे हम एल्कलाइन बोलेंगे, बेस, और या हमारा ये क्या होगा? न्यूट्रल। ठीक है, तो जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो वह अम्ल होगा, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा हो वो क्षार होगा, और जिसका पीएच मान 7 हो वो कैसा होगा? आपका उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है भाई। अब जिसका पीएच मान क्या है? 0, आगे हम पढ़ने वाले। तो इसमें आप देख रहे हो, जिसका पीएच मान बिल्कुल 0 होता है वो हमारा कहलाता है, जिसकी पीएच वैल्यू क्या हो? 0, उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल के नाम से जाना जाता है। और जिसका पीएच मान 14 होता है उसे हम कहते हैं, पीएच मान 14 वाले पदार्थ को हम प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कलाइन, प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस के नाम से जानते हैं। वो जब हम पीएच स्केल पढ़ेंगे तो इनके उदाहरण देखेंगे। प्रबल अम्ल कौन सा है? वो बैटरी में पाए जाने वाला अम्ल होता है या कोई और भी होता है? HCl होता है, H2SO4 होता है। तो प्रबल अम्ल वो होता है जिसका पीएच मान 0 होता है, और प्रबल क्षार वो होता है जिसका पीएच मान 14 होता है। फिर इनकी रेंज भी आती है
कि भाई दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार या प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की रेंज क्या होती है, किससे किसके बीच में ये होंगे, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ये पीएच स्केल के आधार पर भी हम अम्ल क्षार और लवण का या उदासीन विलयन का क्या करते हैं, निर्धारण। जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो क्या कहलाएगा, आपका अम्ल, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो वो क्या कहलाएगा, आपका क्षार कहलाएगा, और जिसका पीएच मान 7 ही हो उसे हम क्या कहेंगे, उदासीन के नाम से जानते हैं। तो क्या कहेंगे मुझे, क्या कहेंगे, क्या कहोगे भाई, उदासीन कहोगे। किसको, जिसका पीएच मान 7 हो। जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसे क्या कहोगे आप, अम्ल कहोगे। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा उसे क्या कहोगे, क्षार कहोगे। जिसकी पीएच वैल्यू 0 से आप क्या कहोगे, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड कहोगे ना, स्ट्रॉन्ग एसिड कहोगे। और जिसका पीएच मान 14 हो उसे आप क्या कहोगे, प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन कहोगे। ये अब इनके उदाहरण तो हम आगे की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने अम्ल और क्षार, देखो दूसरे वाले में यहां ये जो पीएच स्केल इंडिकेटर है ना, ये सूचक, ये जो सूचक है वो कहां गया आपका 7 पे। इसका मतलब ये अब क्या हो गया आपका, उदासीन हो गया। कैसा हो गया, उदासीन विलयन हो गया। जब ये आपका इंडिकेटर यहां पहुंच जाए कहां, 14 पर, तो ये कैसा हो गया आपका, क्षार हो गया। कैसा हो गया भाई, क्षार हो गया। तो इसे हम क्षार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप पहचान गए अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, कि अम्ल किसे कहेंगे, क्षार किसे कहेंगे और लवण आप किसे कहेंगे। क्लियर है, बताइए। अम्ल क्षार लवण आपके क्लियर है, समझ में आ गया ना अम्ल क्षार लवण क्या होता है। ठीक है, अम्ल क्षार लवण को 3 तरीके हो गए हमारे पास में पहचानने के, कि एक तो स्वाद के अनुसार, तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं भैया, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। कौन, अम्ल होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। कौन, क्षार होते हैं, जिन्हें हम भस्म के नाम से जानते हैं। जबकि आपका लवण कैसा होता है, लवण का स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। कैसा होता है, नमकीन होता है। अच्छा, आपसे पूछा जाए उदासीन विलयन का स्वाद कैसा होगा, तो उदासीन विलयन का स्वाद होगा आपका फीका स्वाद होगा। मतलब आप उसे स्वाद रहित भी कह सकते हैं ना, बिल्कुल फीका स्वाद होता है, स्वाद रहित होता है। ये हो गया। दूसरा, अम्ल क्षार लवण का आपने निर्धारण किसके आधार पे किया, किसके आधार पे किया, लिटमस पेपर के आधार पे, कि यदि कोई नीला लिटमस पेपर, जब हम किसी विलयन में नीले लिटमस पेपर को डुबोएं और नीला लिटमस पेपर किस में बदल जाए, लाल में, तो वो क्या होगा भैया, वो होगा हमारा अम्ल होगा। जब हम लाल लिटमस पेपर को डुबोएं, किसको बोए, लाल लिटमस पेपर को हमने एक विलयन में डुबोया, कैसा हो जाए वो आपका नीला, तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्षार कहलाएगा। और जब हमने लिटमस पत्र डाला और उसमें कोई रंग परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना वो लाल में बदल रहा है ना नीले में, वो हरा ही है, ये है ना, हरा, पूर्ण गहरा हरा। अब इसमें भी बात आती है, हरा तो ये भी है, हरा ये भी है, हरा ये भी है, लेकिन ये डार्केस्ट ग्रीन है, ये उससे थोड़ा लाइट ग्रीन है, ये और भी ज़्यादा लाइट ग्रीन है, ये तो फिर येलो आ गया, फिर उसमें डार्क येलो आ गया, ये आपका फिर पिंक कलर आ गया, और ये फिर आपका रेड आ गया, है ना। तो फिर बात होती है, जिसका रंग हरा है वो कैसा होगा, आपका उदासीन विलयन होगा। कैसा होगा भैया, उदासीन विलयन, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तीसरा हमारा तरीका था पीएच स्केल के आधार पे, जिस विलयन का पीएच मान लेस देन, पीएच वैल्यू जिसकी लेस देन 7 से कम हो वह अम्ल होगा, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा हो, है ना, 7 से ज्यादा हो वो क्षार होगा, और जिसका पीएच मान 7 हो उसे हम क्या कहेंगे, उदासीन विलयन के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया आपके अम्ल क्षार लवण में पहचानने का तरीका। चलिए अब हम पढ़ते हैं डिटेल में। ये तो इंट्रोडक्शन था, बेसिक सा, शुरुआत में आपको समझने के लिए अम्ल क्षार लवण क्या होता है। अब हम बात करते हैं अम्ल, और इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न जो आते हैं इनके एग्जाम्पल के ही आते हैं। आपको पहचानना होता है कि भाई चींटी के डंक में या लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, वो प्रश्न आपको कंफ्यूज करता रहता है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। अम्ल, एसिड की अगर हम बात करें, क्या होता है एसिड, क्या होता है एसिड, अभी तो डेफिनेशन बताइए आपको। एसिड स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे होंगे। एसिड नीले लिटमस पेपर को किस में बदल देगा, लाल में। एसिड का पीएच मान किस किस से बीच में होगा, आपका 7 से कम होगा। तो अम्ल ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। H+ का मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं।
तो ऐसा यौगिक जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देता हो और जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, तो H+ आयन देगा। और ध्यान दीजिए, H+ आयन देने की क्षमता है तो उसमें प्रोटॉन देने की क्षमता है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर भी धन आवेश होता है और हाइड्रोजन के ऊपर भी क्या हो गया आपका, धन आवेश हो गया। तो जो यौगिक पानी में घुल करके हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता रखता हो उसे हम अम्ल के नाम से जानते हैं, और जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता हो उसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, अम्ल कहते हैं। क्लियर है भाई, डेफिनेशन आगे समझ में कि ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड, और यौगिक क्या होते हैं, तत्व जो आपके दो या दो से ज्यादा तत्व मिलकर के निर्माण करते हैं वो यौगिक। जैसे आपका जल H2O, तो ये H2O क्या है, ये कंपाउंड है, यौगिक है, क्योंकि इसमें 3 तत्व भाग ले रहे हैं। जल के एक यौगिक का निर्माण करने में 3 तत्व भाग ले रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन के 2 तत्व और ऑक्सीजन का 1 तत्व भाग ले रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व के 3 परमाणु है ना, 3 तत्व नहीं, हाइड्रोजन अपने आप में एक तत्व है, इसके 2 परमाणु, और ऑक्सीजन अपने आप में एक तत्व है, इसका 1 परमाणु। तो 2 परमाणु हाइड्रोजन तत्व के और 1 परमाणु ऑक्सीजन तत्व का मिलकर के एक आपके जल के यौगिक का क्या कर रहे हैं, निर्माण। तो यौगिक किससे बनेंगे, तत्वों से। 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर के यौगिकों का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर के यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्लियर है भाई, चलिए। तो अम्ल की डेफिनेशन क्या होगी, अम्ल वह पदार्थ होते हैं जिनमें जो यौगिक जल में घुलने पर, जो यौगिक जल में घुलने पर H+ आयन देते हो और जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम अम्ल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम एसिड कहते हैं। लेकिन एसिड में, अम्ल स्वाद में देखो आ गई वही बात, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं भाई, खट्टे होते हैं। जो स्वाद में खट्टे होंगे क्या होंगे, अम्ल। अम्ल का जलीय विलयन, ये क्या गलत टाइप हो गया, टाइपिंग एरर। अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। कैसा कर देता है, लाल। तो नीले लिटमस को कैसा कर देगा, लाल। तो जो जलीय विलयन के नीले लिटमस को लाल कर दे वो हमारा क्या कहलाएगा, वो विलयन कैसा कहलाएगा आपका, अम्लीय विलयन कहलाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, अम्ल के नाम से उसे हम जानेंगे। क्लियर है भाई, आया समझ में। तो अम्ल वह यौगिक होते हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं और जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, और जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, साथ ही साथ अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल के किसी भी विलयन में जब आप लिटमस पेपर डुबोएंगे तो वह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल। और जो विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे उस विलयन को अम्लीय विलयन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उसे, उसे हम अम्ल के नाम से जानते हैं। क्या कहोगे, अरे क्या कहोगे, अम्ल कहोगे। अगर कोई आप वो विलयन आपको खट्टा लगे, कैसा लगे, खट्टा लगे, तो क्या कहोगे आप उसे, अम्ल कहोगे। जो नीले लिटमस को कैसा कर दे, लाल कर दे, क्या कहोगे, अम्ल कहोगे। जो H+ आयन देने की क्षमता रखता है, क्या कहोगे, अम्ल कहोगे। जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है उसे क्या कहोगे, अम्ल कहोगे। क्या कहेंगे, अम्ल के नाम से जानेंगे। ठीक है, दिक्कत कोई, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, एक अम्ल का pH मान बताया था मैंने आपको। pH मान कितना होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम। अम्ल का pH मान क्या होता है, लेस देन 7। क्षार का pH मान क्या होता है, ग्रेटर देन 7। और उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, इक्वल टू 7। 3 pH मान होते हैं। अम्ल का 7 से कम, क्षार का 7 से ज्यादा, और उदासीन का कितना होता है, 7 होता है। ठीक है भाई, तो ये तो आ गया ना समझ में आपके। आगे बढ़े कि अम्ल H+ आयन देने की क्षमता रखते हैं, अम्ल प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल। ऐसे ही आएगा प्रश्न,
ये लिटमस पेपर के ऊपर, ये लिटमस पेपर जो है इसके ऊपर एग्जाम में प्रश्न आता है कि यदि कोई जलीय विलयन, यदि किसी विलयन में जब लिटमस पत्र डुबोया जाता है और वह नीला लिटमस पत्र लाल रंग में बदल जाता है तो वह विलयन कैसा है? क्या वह विलयन अम्लीय है, या वह विलयन क्षारीय है, अथवा वह विलयन उदासीन है, या ऑप्शन डी दे दिया कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा बताइए? आपका जवाब होगा कि जो विलयन आपके नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे वह विलयन हमारा क्या कहलाएगा? अम्लीय विलयन कहलाएगा। क्योंकि अम्ल की खास बात होती है, जब भी आप लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पेपर को आप अम्लीय विलयन में डुबोएंगे तो वो नीला लिटमस पेपर लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। ओके, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जब भी अम्ल क्षार के साथ में क्या करेंगे? मिश्रण, तो वह कम अम्लीय हो जाता है। तो अम्ल जो होता है उसमें जब हम मिलाते हैं क्षार, क्या मिलाते हैं? क्षार मिलाते हैं। कुछ क्षारीय पदार्थ जब हम उसमें मिला देते हैं तो वह आपके उसकी अम्लीयता को क्या कर देता है? कम, अर्थात तो वह कम अम्लीय हो जाता है। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आपके वो एसिडिटी होती है ना, एसिडिटी, तो एसिडिटी होती है तो हम इनो फ्रूट साल्ट लेते हैं, एसिडिटी होने पर इनो फ्रूट साल्ट लेते हैं, या फिर हम सोडा वाटर का इस्तेमाल करते हैं, या सोडा शिकंजी पीते हैं, या फिर हमारे घरों में जो रसोई में होता है मीठा सोडा, जिसे बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो वो जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या मीठा सोडा होता है, या बेकिंग पाउडर के नाम से जिसे जानते हैं, इनो साल्ट, सोडा वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब क्या है? क्षार है। तो जब भी पेट में एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी को दूर करने के लिए हम या तो इनो लेते हैं, या फिर हमारे घर के रसोई में मीठा सोडा, थोड़ा सा मीठा सोडा खाया, ऊपर से पानी पी लिया। तो धीरे धीरे कुछ समय बाद में हमारे पेट में जो एसिडिटी हो रही थी, अम्लीयता जो ज्यादा हो रही थी, वो धीरे धीरे जो होती है वो कम होने लगती है। तो यही तो कहना चाह रहा है वो कि अम्ल के साथ में जब हम क्षार मिश्रण करते हैं, अर्थात आप किसी अम्लीय विलयन में थोड़ा सा आप क्षार डाल दीजिए, तो उस विलयन की जो अम्लीयता है, एसिडिटी है, वो कम हो जाएगी, और वो विलयन फिर कैसा हो जाएगा? आपका कम अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई? कम अम्लीय हो जाएगा। आया समझ में? आया ना भाई समझ में? ये तो आपके दैनिक जीवन के, ये जो है ना, ये आपके जो दैनिक जीवन से संबंधित घटना है जो आप समझते हैं। तो इसमें आपको केमिस्ट्री को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री को कि सर केमिस्ट्री पढ़नी है, रसायन विज्ञान पढ़नी है, पता नहीं क्या होगा है। अरे आपकी डेली रूटीन लाइफ की चीज़ें हैं, और डेली रूटीन लाइफ की चीज़ों में आपको इतना घबराने की और चिंता करने की क्या आवश्यकता है? ये तो आप अपने दैनिक जीवन में इन चीज़ों को काम में लेते हैं, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो जब भी याद रखना कि एसिडिटी हो, पेट में खट्टी खट्टी डकारें, एसिडिटी का मतलब क्या है? पेट में आप कैसे पहचानेंगे? उसके सिम्टम्स क्या है? एसिडिटी हो रही है आपके, एक तो पेट में खट्टी खट्टी डकारें आएंगी हमारे, है ना। दूसरा, पेट में जलन सी होगी, ऐसा लगेगा कुछ आग वाग सी जल रही है, जलन सी होगी। पेट फूला रहेगा, गैस सी बनेगी, कुछ खाने का मन नहीं करेगा। ये एसिडिटी के सिम्टम्स है, वो तो आप अच्छी तरीके से पहचान जाते हैं एसिडिटी क्या होती है। तब फिर हम इस्तेमाल करते हैं भाई, एक तो बाजार से इनो साल्ट ले आइए, वो तरीका है, पाँच सेकंड में आपको तुरंत असर दिखाना शुरू करेगा, ऐसा विज्ञापन कहता है, हम नहीं कहते ना, कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कहता है। बाकी तो वो राम जाने कि 5 सेकंड में असर शुरू करता है या 10 सेकंड में, 1 मिनट में, या करता है या नहीं करता है। ठीक है, वो करता है या असर नहीं करता है, ये तो फिर ऊपर वाला ही जाने। ऊपर वाले का मतलब यहाँ भगवान से नहीं है, भगवान ने कभी फ्रूट साल्ट इस्तेमाल नहीं किया। ऊपर वाले का मतलब जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस है, या जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, जिन्होंने उनको मान्यता दी है ना, कि हाँ वास्तव में ये कुछ असरदार है, वो जाने करता भी है नहीं भी करता है। तो या फिर हमारे पास दूसरा तरीका, अब आजकल तो इनो चल गए, पहले कहाँ होते थे इनो? तो पहले हमारे पास तरीका था कि हम जो मीठा सोडा होता था, जैसे हम बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका रासायनिक नाम होता है, उसका इस्तेमाल करते थे। थोड़ा सा मीठा सोडा खाया और हमने पानी पी लिया, तो फिर हमारे पेट में धीरे धीरे वो एसिडिटी जो थी वो दूर हो जाती। या फिर हम अक्सर वो जो सोडा वाटर है ना, सोडा वाटर जो हम ये सोडा शिकंजी पीते हैं मेले वगैरह में, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक के जैसा आपको आभास होता है, वैसी डकारें आती हैं सोडा वाटर या सोडा शिकंजी पीने से, है ना।
तो वो भी आपका सोडा है तो क्या, लाइम, लाइम ही तो ना सोडा है, सोडा को क्या कहा जाता है, लाइम कहा जाता है। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये सब के सब क्या करते हैं, अम्लीयता को घटाने का काम करते हैं। तो ये लाइन यही बात कहना चाह रही है, ये लाइन यही आपको समझाना चाह रही है कि जब आपके अम्ल के साथ में क्षार की क्रिया करवाई जाती है, अर्थात जब आप किसी भी अम्लीय विलयन में क्या डाल देंगे, आप क्षार डाल देंगे, क्षार डाल देते हैं, तो क्षार डालने पर वो जो अम्लीय विलयन था, अधिक प्रबल अम्लीय विलयन था, वो कैसा हो जाता है, आपका कम अम्लीय हो जाता है, अर्थात उसकी अम्लीयता जो होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो जब भी आप अम्ल में क्षार मिलाएंगे तो वो अम्ल में क्षार मिलाने पर वह विलयन कैसा हो जाएगा, कम अम्लीय, अर्थात उसकी जो अम्लीयता होती है, एसिडिटी जो होती है, वो घट जाती है। क्लियर है भाई, ठीक है ना। आगे अम्ल आपके समझ में, अम्ल क्या आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, और अम्ल क्या देने की क्षमता रखते हैं, प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं भाई, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल का जलीय विलयन कौन से लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को किस में बदल देता है, लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। जब अम्ल में आप क्षार मिलाएंगे तो उसकी अम्लता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, अर्थात तो कैसा हो जाएगा, कम अम्लीय हो जाता है। हो गया, समझ में आ गया, अम्ल आ गया समझ में। और पढ़ना चाहेंगे अम्ल के बारे में, चलो आगे बढ़ते हैं, अम्ल के बारे में और पढ़ते हैं। अम्ल जो होता है इसके साथ में देते हैं। अच्छा, अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, दैनिक जीवन में काम में आने वाले अम्ल तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन हम देखते हैं अम्ल का पीएच मान कितना होता है, कितना होता है। जैसा हमने देखा कि अम्ल का पीएच मान है ना, अम्ल का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, 7 से कम। 7 से कम जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा अम्ल कहलाएगा। अब इसमें भी दो चीजें हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, एक होता है आपका प्रबल अम्ल, ठीक है भाई, और एक होता है आपका दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल की जो पीएच वैल्यू की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर के 3.5 के बीच में। तो जिस पदार्थ का पीएच मान 3.5 से कम है, जिसका पीएच मान 0 से 3.5 है या 3.5 से कम है, आपका 3, 2, 2.5 वगैरह जो भी है, जैसे नींबू होता है तो नींबू का पीएच मान 2.5 से कम होता है ना, या अम्ल, तो ये सब आपके क्या है, प्रबल अम्ल हैं, या ये अधिक अम्लीय भी कहलाते हैं। अधिक अम्लीय, ऐसा प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है ये, कि प्रबल अम्ल का पीएच मान होता है 3.5 से कम होता है। दुर्बल अम्ल जो होता है, अब देखो पीएच मान जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, पीएच मान जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, अम्लीयता उतनी घटती जाएगी, वो फिर अम्ल नहीं, वो फिर क्षार होता जाएगा। ठीक है, तो अम्ल और क्षार में आपको फर्क समझ में आ गया, क्लियर है। दुर्बल अम्ल जो होगा उसका जो पीएच मान होगा वो होगा आपका 3.5 से लेकर के 7 के बीच में। किसके बीच में, 3.5 से लेकर के 7 के बीच में। तो दुर्बल अम्ल का पीएच मान 3.5 से लेकर के 7 के बीच में होता है। वो आगे हम ये पूरे जो चीजें हैं इनकी हम पढ़ लेंगे। जैसे अम्ल वर्षा आती है कि भाई अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, जब पीएच मान 5.5 से क्या हो, कम हो। जब किसी पदार्थ का, जब यह बात पीएच मान 5.5 से कम हो तो वह अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है। ये प्रश्न आता रहता है एग्जाम में, अम्ल वर्षा एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 से लेकर के 6.7 के बीच में, कई बार वो 6.2 भी बोल देते हैं, ये रेंज होती है ना। आपका नींबू जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 2.5 होता है। नींबू का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 2.5 होता है। काफी अच्छा खट्टा होता है नींबू, है ना, तो उसका पीएच वैल्यू ये होती है। तो याद रखना अम्ल का पीएच जो होगा वो 7 से कम होगा, जिसमें प्रबल अम्ल या अधिक अम्लीय विलयन का पीएच मान 3.5 से कम अथवा 0 से 3.5 के बीच में होता है। जबकि दुर्बल अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 3.5 से अधिक और 7 से क्या होता है, कम होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम होता है। जबकि नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.5 होता है। कितना होता है, 2.5 होता है, 2.5 होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पीएच वैल्यू के आधार पे आप भी अम्ल को आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे विलयन, ऐसे पदार्थ, ऐसे सबस्टेंस जिनका पीएच मान 7 से कम हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, अम्ल। और जिनका पीएच मान 3.5 से कम होगा वो क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल।
जिनका पीएच मान 3.5 से तो अधिक लेकिन परंतु 7 से क्या हो कम, वो क्या कहलाएंगे आपके दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। ठीक है भाई, आया समझ में। अब अम्ल के देखते हैं हम दैनिक जीवन में उपयोग। कुछ ऐसे अम्ल हैं जिनका दैनिक जीवन में उपयोग क्या क्या है, वो कौन कौन से अम्ल होते हैं जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में काम में आते रहते हैं। तो बहुत सारे अम्ल हैं जिनका हम दैनिक जीवन की खाने की चीज़ों में और भी कई इस्तेमाल करने वाली चीज़ों में उपयोग करते हैं। सबसे पहले बात आए, जैसे एग्जाम्पल देखें, इमली अंगूर, इमली और अंगूर। अब इमली को इंग्लिश में टार्टरी कहा जाता है, टार्टरी, हिंदी में इमली कहते हैं, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? टॉर्टरी कहते हैं। तो इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में नींबू, नारंगी, संतरा, नींबू, नारंगी, संतरा जो होते हैं इनमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आपका सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसे सिट्रिक अम्ल को एक और नाम से जाना जाता है एस्कार्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एस्कार्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार प्रश्न आया हुआ एग्जाम में कि एस्कार्बिक अम्ल हम किसे कहते हैं। तो नींबू और नारंगी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू, नारंगी, संतरा, ऑरेंज जो होते हैं इन्हें सिट्रस फ्रूट कहा जाता है। कैसे फ्रूट कहा जाता है? सिट्रस फ्रूट कहा जाता है। सिट्रस फ्रूट फल कहा जाता है। और अक्सर ये कहा जाता है खासकर जुखाम के इलाज में, जुखाम के इलाज में जो आपका काम में आता है वो यही आते खट्टे फल। खट्टे फलों में जो अम्ल पाया जाता है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो सिर्फ नींबू, नारंगी, संतरा से मतलब नहीं है, खट्टे फलों में प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, खट्टे फलों में कौन सा पाया जाता है आपका? खट्टे फलों में पाया जाता है आपका एस्कार्बिक अम्ल सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और ये रिसर्च है, ये मेडिकल टर्म में कहा जाता है, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, विटामिन सी युक्त फ्रूट जो होते हैं, विटामिन सी युक्त जो फल होते हैं या विटामिन सी युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो वो हमारे शरीर की जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर है ना, उस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करते हैं कौन? खट्टे फल, अर्थात विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ करते हैं। तो खट्टे फलों में लाइक एज आपका नींबू, नारंगी, संतरा, नींबू, नारंगी, संतरा खट्टे फल हैं कि नहीं है? खट्टे ही है ना, मीठे तो नहीं है। तो इनमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। और इस सिट्रिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एस्कार्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इन्हें सिट्रस फ्रूट कहते हैं। आंवला, तो आंवला में भी जो अम्ल पाया जाता है वो एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। आंवले में एस्कार्बिक अम्ल भी पाया जाता है। और सबसे ज्यादा विटामिन सी, सबसे ज्यादा विटामिन सी जो है वो विटामिन सी भी किस में पाया जाता है? आंवले में। मतलब नींबू, नारंगी से, संतरे से भी ज्यादा विटामिन सी या किसी भी खट्टे फल से ज्यादा विटामिन सी आपको मिलेगा आंवले में। किस में मिलेगा? आंवले में। हरी मिर्च, हरी मिर्च में भी भैया विटामिन सी पाया जाता है। हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि विटामिन सी खट्टा होता है, मतलब जितने भी खट्टे फल हैं उनमें विटामिन सी होता है, लेकिन हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। जैसे आपके दूध में नहीं पाया जाएगा। ये दूध में विटामिन सी को छोड़ करके सारे विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए दूध को संपूर्ण आहार के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए बच्चों को बचपन में खाना आप दें या ना दें, उसको माँ का दूध या बाहर का दूध जरूर पिलाना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए आपके माँ का दूध, क्योंकि माँ का दूध भी बिल्कुल पीला पीला होता है, कैरोटीन होता है उसमें, गाय के दूध के जैसा होता है। इसलिए माँ का दूध और गाय का दूध ये दोनों ही जो होते हैं वो बच्चे की सेहत के लिए, बच्चे की इम्यूनिटी और स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है भैंस के दूध की तुलना में। भाई माँ के दूध की तो तुलना ही नहीं, लेकिन भैंस और गाय के दूध की तुलना में गाय का अच्छा माना जाता है, क्योंकि गाय का दूध और माँ का दूध में जो गुण हैं वो लगभग एक समान है। दोनों ही पीले रंग के होते हैं, उनमें पीत होता है, जो पीला रंग होता है उनका कैरोटीन नामक वर्णक की वजह से। तो वो स्वास्थ्य के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा माना जाता है। अच्छा मानते हैं उसे, ठीक है। चलिए, तो नींबू, नारंगी, संतरा या खट्टे फलों में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एस्कार्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। कौन सा अम्ल? एस्कार्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। इसके अलावा बिच्छू, चींटी और चीनी, बिच्छू, चींटी और चीनी, इनमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अब इसमें भी फिर बात आती है लाल चींटी, है ना।
चींटियों में भी कौन सी, लाल चींटी में ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इस फार्मिक अम्ल को एक अन्य और नाम से जाना जाता है, उसे हम कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं भैया, मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके बिच्छू में, चींटी में और चीनी में या लाल चींटी के डंक में, अक्सर आता रहता है एग्जाम में प्रश्न, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल को अन्य नाम से जो हम जानते हैं वो कौन सा होता है, आपका मेथेनोइक अम्ल होता है। क्लियर है? तो बिच्छू, चींटी या लाल चींटी अथवा चीनी में फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। उसके अलावा सिरका, सिरका या अचार में, सिरका या अचार में अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। इस सिरके को एक अन्य नाम से और जानते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, विनेगर। किस नाम से जानते हैं, विनेगर। तो सिरका का इंग्लिश नाम होता है विनेगर। तो कई बार सिरका नहीं आता, ऐसे आ जाता है विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आया हुआ है रेलवे की पुरानी एग्जाम्स में ये विनेगर ही आया हुआ है, यूपीएससी की एग्जाम्स में ये विनेगर ही आया, सिरका नहीं आया। तो सिरके में या विनेगर में और अचार में हमारा जो अम्ल पाया जाएगा वो पाया जाएगा एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है भाई। दूध और हल्दी में, सॉरी दूध और दही में, दूध और दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, है ना। दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। और दूध का दही में रूपांतरण जो एंजाइम करता है वो कौन सा एंजाइम करता है, दूध को दही में बदलने का काम, लैक्टेज एंजाइम। कौन सा, लैक्टेज एंजाइम करता है। लैक्टेज एंजाइम दूध को दही में बदलने का काम करता है। अर्थात दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा। तो उस लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलने का काम करता है लैक्टेज एंजाइम। या फिर बात आता है जीवाणु कि दूध का दही में परिवर्तन करने वाला जीवाणु कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा लैक्टोबैसिलस जीवाणु। आया हुआ एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्टोबैसिलस, बेसिलस जीवाणु जो होता है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, ये दूध को दही में बदलने का काम करता है। तो दूध को दही में बदलने का काम करने वाला जो जीवाणु है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जबकि दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम होता है लैक्टेज एंजाइम, जो दूध की लैक्टोज शर्करा को दही के लैक्टिक अम्ल में बदलने का काम करता है। तो दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और यहीं पर एक आपका बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न बनता है, अक्सर आता रहता है एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हम तेज दौड़ लगाते हैं या कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, या फिर हम कोई मेहनत का कार्य, शारीरिक श्रम का कार्य करते हैं, तो हमारे शरीर की मांसपेशियों में थकान आने का या दर्द होने का कारण क्या है, तो उसका कारण है लैक्टिक अम्ल। तो जब हम तेज एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम दौड़ लगा रहे हैं या कुछ अन्य आप हैवी काम कर रहे हैं, तो हमारे शरीर की मांसपेशियों में, किसमें, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, याद रखना इसी तरीके से प्रश्न आता है, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण हमें हमारे शरीर के हाथ पैरों में थकान का अनुभव होता है या वहां हमें दर्द का अनुभव होता है। तो शरीर में थकान का अनुभव या दर्द का अनुभव किसकी वजह से होता है, लैक्टिक अम्ल के जमाव की वजह से। मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाएगा तो हमें थकान का क्या होगा, अनुभव होगा। या अक्सर आपने देखोगा, आप दही खा लीजिए, जम के दही खा लिया, या आपने 3-4 गिलास लस्सी या छाछ पी ली, तब भी आपको अक्सर नींद सी आती रहती है। तो नींद का मतलब वो थकान का ही है। तो वो लैक्टिक अम्ल, आपने बाहर से कृत्रिम मात्रा में लैक्टिक अम्ल इतना ले लिया कि लैक्टिक अम्ल की मात्रा, अर्थात आपने छाछ बहुत ज़्यादा पी ली, आपने लस्सी बहुत ज़्यादा पी ली, आपने दही बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लिया, तो उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। तो वो जो लैक्टिक अम्ल है वो जब आपने ज़्यादा मात्रा में बाहर कृत्रिम रूप से इस्तेमाल कर लिया तो आपके शरीर में वो लैक्टिक अम्ल जमेगा और फिर आपको नींद आएगी। अक्सर थकान या नींद सी आती रहती है दही या छाछ खाने के बाद में। तो उसके पीछे रीजन वही है कि जब भी हम दही या छाछ खाते हैं तो लैक्टिक अम्ल का जमा होता है। अच्छा, उसमें फिर बात आती है वो हमारा डेयरी वाला या फिर घरेलू वाला। तो देखो, डेयरी वाली जो छाछ होती है, डेयरी वाला जो दही होता है, उसमें लैक्टिक अम्ल की मात्रा कम होती है। लैक्टिक अम्ल की मात्रा क्या होती है, कम, इसलिए वो कम गुणकारी होता है। जितनी ज़्यादा मात्रा में लैक्टिक अम्ल होगा और जितना ज़्यादा लैक्टिक अम्ल होगा वह दही और छाछ उतना ही अधिक खट्टा होगी। तो उसका अधिक खट्टा होना उसकी गुणवत्ता का निर्धारण है
कि जो जैसे हम देखते हैं, एक तो आप डेयरी की छाछ खाइए और एक आप घर पर बनने वाली अपनी जो शुद्ध छाछ है वो खाइए। घर वाली छाछ इतनी खट्टी होगी कि आपसे जो अक्सर साल 2 साल 5 साल से जो लोग डेयरी की छाछ का इस्तेमाल कर रहे थे, डेयरी वाले दही का इस्तेमाल कर रहे थे, उनसे घर की छाछ और घर की जो दही है वो खाया नहीं जाएगा, वो बहुत खट्टा होगा, है ना, उनसे खाया नहीं जाएगा, इतना खट्टा होगा। लेकिन उसको खाने के बाद उनको जो नींद आएगी ना, इतनी गहरी नींद आएगी कि मतलब आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो जितनी ज्यादा लैक्टिक अम्ल की मात्रा होगी तो अक्सर हमें स्वाद थोड़ा फीका फीका, ठंडा तो वो होता ही है क्योंकि फ्रिज में रखा रहता है हमेशा, और छाछ या दही थोड़ा हल्का फीका फीका हमें लगता है, ज्यादा खट्टा नहीं लगता, तो हमें टेस्टी लगता है। टेस्टी तो लगता है लेकिन वो उतना गुणवत्ताकारी नहीं होता है, क्योंकि एक तो वैसे भी जो डेयरी के जो प्रोडक्ट होते हैं जिससे दूध छाछ दही निकाला जाता है वो आपका प्रोसेसिंग करके निकाला जाता है। प्रोसेसिंग करके, जैसे दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है तो 60 से 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे दूध को गर्म करके उसमें से क्रीम को अलग करते हैं, घी निकाल लेते हैं। क्रीम निकाल ली तो उसमें से एक बात, सीधी सी बात है, घी भी निकल गया। तो ऐसे वो दूध से घी निकालते हैं, कच्चे दूध में से। जबकि हम घरों में 100 डिग्री सेल्सियस पर दूध उबलता रहता है काफ़ी देर तक, ऊपर मलाई आती रहती है, फिर हम सुबह उसका घी निकालते हैं। तो वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का घी, दूध, छाछ, दही है डेयरी की बजाय, क्योंकि डेयरी से चीज़ें, दूध से दही बना नहीं, हमने उसको प्रोसेसिंग से निकाला, हमने उसको दूध को जमा करके दही नहीं बनाया, डायरेक्टली दूध से हमने उसमें से प्रोसेसिंग के माध्यम से उसमें से घी निकाल लिया, उसमें से क्रीम निकाल ली। ठीक, तो वो अच्छी, जितनी ज़्यादा लैक्टिक अम्ल की मात्रा होगी आपके दही में और छाछ में, जितना ज़्यादा वो दही छाछ खट्टा होगा वह उतनी ही उत्तम क्वालिटी का होगा। इसीलिए डेयरी के जो प्रोडक्ट होते हैं दही छाछ, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा हम देखते हैं और किस किस में कौन कौन सा अम्ल होगा। सेब, सेब में, एप्पल में पाया जाता है भैया मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर और जो आपके जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सोडा वाटर जो होता है या आपके जो भी और भी जो कोल्ड ड्रिंक्स पदार्थ हैं, अन्य पेय पदार्थ हैं, उनमें पाया जाता है कार्बनिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। याद रखना, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। इनमें CO2 गैस का इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उन कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न आता रहता है एग्जाम में, सोडा वाटर या शीतल पेयजल, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? CO2 गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का पाया जाता है। इसीलिए इसमें कार्बनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है आपका? कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स में। उसके अलावा अगर हम बात करें चाय, तो चाय में पाया जाता है टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टैनिन। और घास, घास में पाया जाता है हमारा बेंजोइक अम्ल। घास में पाया जाता है बेंजोइक अम्ल। एक होता है टमाटर, टमाटर, तो टमाटर में 2 अम्ल पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पथरी बनती है, ऑक्जेलिक अम्ल। और दूसरा पाया जाता है आपका सिट्रिक अम्ल। कौन सा? सिट्रिक अम्ल। तो टमाटर भी सिट्रिक फ्रूट्स में आता है। टमाटर सब्जी नहीं है, टमाटर फल में काउंट होता है और टमाटर सिट्रस फ्रूट कहलाता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल भी होगा, टमाटर में सिट्रिक अम्ल भी होगा। अब जब ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में तो दोनों राइट है, लेकिन एक बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ गया था, उसका ऑप्शन ए तो आया था ऑक्जेलिक अम्ल और डी आया था सिट्रिक अम्ल, है ना। तो ज्यादा मात्रा इसमें सिट्रिक अम्ल की होती है और सिट्रिक अम्ल से कम मात्रा में उसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। मिलेंगे दोनों, ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल भी पाया जाएगा, दोनों आपके पाए जाएंगे, लेकिन उसमें ज्यादा मात्रा में सिट्रिक होता है। अब जब आपके सामने ऐसा आ जाए कि सर हमें तो ऑप्शन में ऑक्जेलिक अम्ल भी दे रखा और दे नहीं रखा, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ऐसा प्रश्न पिछली एग्जाम्स में आया हुआ है, जो हमारी किताब जो छपी हुई है आरबीडी पब्लिकेशन से, उसमें ये आपको प्रश्न मिलेगा देखने के लिए। और मैं बता रहा हूं उसका ऑप्शन ऐसे कैसे, हमारे सामने प्रश्न आता है कि सर इसमें तो ये आंसर राइट होना चाहिए, ये तो गलत है, तब तो उसमें ऑप्शन ए में तो ऑक्जेलिक अम्ल है और ऑप्शन जो डी दे रखा है उसमें सिट्रिक अम्ल है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल। क्योंकि मिलते दोनों अम्ल हैं लेकिन ज्यादा मात्रा में ऑक्जेलिक से ज्यादा पाया जाता है उसमें सिट्रिक अम्ल, इसलिए टमाटर को सिट्रिक फ्रूट्स में गिनते हैं। ठीक है, तो सिट्रिक फ्रूट्स के तौर पर टमाटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। घास में, अच्छा गेहूं में अम्ल पाया जाता है, गेहूं में अम्ल पाया जाता है ग्लूटेमिक अम्ल। कौन सा? ग्लूटेमिक अम्ल। गेहूं में
ग्लूटेमिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ये थे प्यारे साथियों कुछ दैनिक जीवन में काम में आने वाले अम्ल जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं और जो हमारी एग्जाम में भी काम में आते हैं। हमारी जो डे टू डे जो वन डे एग्जाम होती है हमारी, उनमें भी ये काम में आते हैं। तो आपके डेली रूटीन लाइफ में रसोई में काम में आएंगे, रसोई के अलावा आपकी एग्जाम में भी ये काम में आएंगे। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छे महत्वपूर्ण है, तो ये आपको समझने चाहिए, है ना। चलिए, तो ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जो ऑक्जेलिक अम्ल है, अच्छा इस ऑक्जेलिक अम्ल का इसलिए कहा जाता है कि भाई टमाटर ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, है ना। टमाटर जब आप ज़्यादा खाते हैं तो एक पढ़ते हैं पत्थरी बनती है, हमारे जो स्टोन वाली प्रॉब्लम होती है। तो पत्थरी किसकी बनी होती है, ये प्रश्न आता है एग्जाम, जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे आपके किडनी, नर्वस सिस्टम तो हम पढ़ेंगे ही, साथ के साथ में हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग होती है हमारी किडनी, जिन्हें हम वृक्क के नाम से जानते हैं, किडनी या वृक्क, जिनकी आपकी मुख्य इकाई होती है आपकी नेफ्रॉन। किडनी या वृक्क या इन्हें गुर्दा का नाम से भी जाना जाता है, और क्या कहते हैं इन्हें, गुर्दा। तो हमारी पथरी जो बनी होती है वो पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की। किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट की ये पथरी बनी होती है। तो ऑक्जेलिक अम्ल तो हमारे टमाटर में है ही, कैल्शियम का अवशोषण हमारा विटामिन डी करने का काम करता है। तो जब हम ज़्यादा मात्रा में टमाटर खाएंगे तो वहाँ ऑक्जेलिक अम्ल जो होगा उसका ज़्यादा पाचन नहीं होगा, फिर वो ऑक्जेलिक अम्ल जो होगा वो जमा होगा उसका, और ऑक्जेलिक अम्ल से मिलकर के वो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो कैल्शियम के साथ में क्रिया करके कैल्शियम ऑक्जिलेट बना लेगा और फिर वो पथरी का रूप धारण कर लेता है। इसलिए ज़्यादा टमाटर खाना किडनी के लिए नुकसानदायक कहा जाता है। और क्योंकि दूसरा क्या होता है कि किडनी की मूलभूत इकाई होती है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन को भी नष्ट करता है, और किडनी में सब कुछ है ही नेफ्रॉन। अगर नेफ्रॉन ही आपके खत्म होने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे, तो वो फिर किडनी आपकी खराब होने लग जाती है। ठीक है भाई, तो ये कुछ अम्ल थे जो आपके दैनिक जीवन में आते हैं काम में। तो ये हो गया हमारा अम्ल। अच्छा, मूत्र में क्या पाया जाता है, यूरिया। तो मूत्र में यूरिक अम्ल भी होता है। मूत्र हमारा जो रहता है ना, मनुष्य का मूत्र, तो मनुष्य के मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, गेहूं में ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, नींबू, नारंगी, संतरा या खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिससे अन्य किस नाम से जानते हैं सिट्रिक अम्ल को, एस्कार्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू, लाल चींटी के डंक में और चीनी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल को हम मेथनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। सिरका और अचार अर्थात विनेगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेव में मैलिक अम्ल, कोल्ड ड्रिंक्स में सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल, मूत्र में यूरिक अम्ल, गेहूं में ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे अम्लों के एग्जाम्पल हैं जो आपके डेली रूटीन लाइफ में काम में आते हैं, और आपकी आने वाले एग्जाम्स में भी ये निश्चित तौर से इनमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए, तो ये हो गया हमारा अम्ल। अब ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है, इनके कुछ अम्लों के उपयोग हम देखें, है ना। अम्लों के उपयोग, ये तो बात होगी कि भाई अम्ल होते क्या है, फिर हम देखा कि अम्ल कौन कौन से होते हैं, किस किस में कौन कौन सा पाया जाता है। अब कुछ ऐसे अम्ल हैं जिनका यूज के आधार पर बात की जाए, तो जो ऑक्जेलिक अम्ल अभी आपने पढ़ा था जो हमें टमाटर में पाया जाता है, उस ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़ों से जंग और स्याही के धब्बे हटाने में और फोटोग्राफी में किया जाता है। प्रश्न ऐसे ही आएगा एग्जाम में कि कपड़ों से जंग और स्याही के धब्बे हटाने में, कपड़ों से जंग हटाने में या स्याही के धब्बे लग गए, किसी पेंट के या आपके इंक के या जंग के धब्बे लग गए हैं, काफ़ी लंबे समय से आप उस कपड़े का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसमें जंग लग गई, या उस पर किसी ने इंक गिरा दी या उस पर पेंट गिर गया, तो जंग और स्याही के धब्बे हटाने में और फोटोग्राफी में जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है भाई, ऑक्जेलिक अम्ल के नाम से उसे जाना जाता है। उसके अलावा आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है और नाइट्रिक अम्ल होता है अर्थात HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग विस्फोटक, उर्वरक, एक्सप्लोजिव्स, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, दवाओं को, मेडिसिन को बनाने में और लोहे को साफ करने में किया जाता है। प्रश्न आ गया ऐसे एग्जाम में कि विस्फोटक, उर्वरक और दवाओं को बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो आपका जवाब होगा सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई। सोना, चांदी जैसी आपकी धातुएं होती हैं, उनका शुद्धिकरण या उनको पिघलाने गलाने का, या प्लेटिनम जैसी कठोरतम धातु को पिलाने गलाने का जो काम में आता है आपका अम्लराज, उसका भी निर्माण इन्हीं से होता
है ना, HNO3 और HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों से मिलकर के आपका अम्ल राज का निर्माण होता है, जिसे हम एक्वा रेजिया कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सोना चांदी के शुद्धिकरण में भी नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सोना चांदी अर्थात गहनों की सफाई में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से जंग या स्याही के धब्बे हटाने में कौन सा करोगे आप? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करोगे। खाना पचाने में HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो जो खाने के भोजन के पाचन हेतु हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, अकेला यही अम्ल होता है जो मानव शरीर में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहां करोगे आप? खाना पचाने में करेंगे। तो जो आपकी हजमोला होती है ना, जो भोजन पचाने का काम करती है, हजमोला वगैरह जो भी आपकी चूरन टैबलेट होते हैं, इनमें वही होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो ये HCl का प्रयोग खाने को पचाने में किया जाता है, जो कि हमारे शरीर में आमाशय में पाया जाता है या उसमें से निष्कासित होता है। ठीक है भाई, तो ये थे अम्ल जिनके बारे में आज हमने पढ़ा। और अम्ल क्षार लवण का निर्धारण किसके आधार पर होता है? आपका pH स्केल के आधार पर है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्षार के बारे में, उसके लिए हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में क्षार के टॉपिक के साथ में।